अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज केमिकल क्वेश्चंस एंड केमिकल रिएक्शंस। इस टॉपिक को देखते हैं और थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से रिलेट करवा के भी समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज एंड टू स्टडी द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल इट हैज बीन अ वाइटल फैक्टर फोकल पॉइंट इन द एफर्ट ऑफ द केमिस्ट। कहते हैं ये समझने के लिए कि हमारे पास जो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस है, वो किस तरह से हो रहे होते हैं और क्या चीज़ उसको कंट्रोल कर रही होती है, कौन से फैक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये शुरू से ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही है जिसके ऊपर एफर्ट की जाती है समझने के लिए कि ये देखा जा सके कि किस तरह से केमिकल चेंज आ रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसको कंट्रोल कर रही हैं, किस चीज़ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंज। कहते हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए और ये पता करने के लिए कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है, क्या चीज़ें उसको कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले तो हमें एक अच्छा तरीका पता होना चाहिए, अप्रोप्रिएट वे पता होना चाहिए जिससे हम केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर सकें कि आया ये चीज़ हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और फिर हम बाद में पता लगाएंगे कि वो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है। कहते हैं फॉर्चुनेटली द केमिस्ट हैव डेवलप्ड अ वेरी सुटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। कहते हैं साइंटिस्ट ने एक बड़ा अच्छा तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको जो एलिमेंट्स है ना उनके सिंबल्स के जरिए और फार्मूलाज के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है क्या कि आप क्या करते हो, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हो केमिकल चेंज को। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स एंड द फार्मूलाज ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, ये उसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशन। कहते हैं केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही होती है, टेल्स एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर रिएक्टिंग एंड दोज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस। ये हमें बता रही होती है कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं, किन के दरमियान केमिकल चेंज आ रहा है और रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। मतलब वही क्या चीजें आप रिएक्ट करवा रहे हो और अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई केमिकल चेंज आ रहा है, तो आपके पास रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। दी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। और जिन चीज़ों के दरमियान रिएक्शन हो रहा होता है, जो चीज़ रिएक्ट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है उसको नाम देते हो प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन भी आ सकती है इंडिविजुअली व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें कोई ना कोई केमिकल चेंज आ रहा होता है, दैट आर कंसिडर एज रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है चीज़, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। कहते हैं इट इज कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। कहते हैं ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जो रिएक्टेंट्स है उनको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। एंड एरो had drawn from the reactants to the product separates the two एन एरो हैड ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट सेपरेटली टू। कहते हैं एक एरो लगा दिया जाता है जो हमें सेपरेट कर रहा होता है कि अच्छा ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। तो एक एरो लगाया जाता है जिसकी डायरेक्शन होती है वो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ होती है। द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स क्लियरली। कहते हैं ये मैंने जो अभी सारी बातें की हैं, इन बातों को आप इस इक्वेशन के जरिए समझ सकते हो कि वो चीज़ें जो आपस में रिएक्शन कर रही होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और इन दोनों की केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो राइट साइड पे लिखते हैं, उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को आपस में अलहदा किससे किया जाता है, एक एरो से अलहदा कर दिया जाता है। ठीक है, और हमारे पास कहते हैं दी फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कहते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले हमें इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना लाजमी है। वो पॉइंट्स हैं कौन से, कहते हैं केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए, ओबे करना चाहिए इक्वेशन। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मैं जितना मास ओवरऑल इन रिएक्टेंट्स का लेती हूँ, जब वो रिएक्ट करते हैं जो प्रोडक्ट्स बनता है, उस प्रोडक्ट का मास इन रिएक्टेंट्स के मास के इक्वल होता है। क्योंकि मास बच्चे आप ना तो नए सिरे से बना सकते हो, ना उसको
ख़त्म कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ना प्रोड्यूस किया जाता है, ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट्स के। तो हमारे पास वही कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन में आपके पास किस चीज़ को ओबे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दिस मीन्स दैट नो आइटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। कोई नई चीज़ मतलब हमारे पास जितना मैस होता है रिएक्टेंट्स का वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एटम जब वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो वैसे ही खत्म हो जाए, या कोई नई चीज़ इसके ज़्यादा मैस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। जितना होगा, जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो ही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में। टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो सेम होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। Thus, the total number and kind of atoms on both sides of the equation must be equal और the equation must be balanced। तो जितने हमारे पास यहाँ पे एटम्स या मास होगा वो सारे का सारा कन्वर्ट होगा इसमें प्रोडक्ट्स में। तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ये मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द फार्मूलाज ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली। कहते हैं जो एलिमेंट्स का फार्मूला या सिंबल्स है वो से ठीक लिखे होने चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम है उसको ए इससे प्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग इसको इससे करते हैं। ऑक्सीजन को ऐसे किया जाता है, इससे करेंगे। जैसे इसका हमारे पास फार्मूला है तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, गलत फार्मूला नहीं लिखना। A chemical equation must determine the correct mole ratio among the reactants and products between the reactants and the products। कहते हैं इनमें जो मोल रेशियो वो भी ठीक होनी चाहिए। जैसे इसमें मैं इसके कितने मोल ले रही हूँ, 4 मोल ले रही हूँ, इसके कितने ले रही हूँ, 3, इसके लिए कितने ले रही हूँ, 2। तो नंबर ऑफ मोल रेशियोज भी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे इसको बैलेंस करवाने की जरूरत है या नहीं है वो बाद में हम लोग देखेंगे किस तरह से बैलेंस करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बात करें कि मोल रेशियो भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, ठीक है। A chemical equation must also point out the direction in which change is proceeding। कहते हैं ये एरो हमें बता रहा होता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। मतलब ये दो रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ये दो चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रही हैं और हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से हमें ये चीज़ मिल रही है। तो एरो हमें शो करता है कि रिएक्शन जा किस तरफ रहा है। It is the usual practice to show the normal physical state of the reactants and the products as a subscript. Solid, liquid, and gases are symbolized as S, I, and L and G. Aqueous represent the solvated ion। कहते हैं हमारे पास जिस फॉर्म में ये हम लोग ले रहे होते हैं रिएक्टेंट्स, वो नीचे लिखा होता है, ये छोटा सा करके ना सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है। जैसे एल्यूमिनियम है उसको हम सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में ले रहे होते हैं, तो ये हमारे पास S लिखा जाता है कि सॉलिड फॉर्म में लिया। ऑक्सीजन जो है ये गैस की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे लिखा जाता है ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहा है ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, तो इसके साथ भी S लिखा जाता है। जो जिस फॉर्म में ली जाती है, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। इसी तरह से कहते हैं किसी के साथ ना एक्वस भी लिखा जाता है। मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो पानी में हल कर दी जाती है, हल करने के बाद उसका सोल्यूशन लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। उसके साथ क्या लिखा हुआ होगा, छोटा सा AQ, इसका मतलब है वो चीज़ जो है वो पानी में हल करके आपने उसका मिक्सचर लिया हुआ है। हम आगे फर्दर एग्जांपल्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना ज़रूरी है जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखें, ठीक है। कहते हैं केमिकल इक्वेशन कैन हाउएवर ओनली बी रिटन इफ ऑल द प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स आर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। कहते हैं ये सारी की सारी केमिकल इक्वेशन कब लिखी जा सकती है, अगर ये सारे के सारे जो है ना ये इनको एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म किया जा सके या वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स and their correct formula must first be ascertained before writing a chemical equation। मतलब आपको अच्छे से उनका फार्मूलाज का, जो आप प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हो उनके फार्मूलाज का आपको पता होना चाहिए। आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल चेंज। कहते हैं अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कर लो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो केमिकल चेंज आ रहा है, वी शुड नाउ बी एबल टू राइट अ केमिकल क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, केमिकल क्वेश्चन लिखते हो। मतलब पहले आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हो, लैब में जाके रिएक्शन करवाते हो, प्रोडक्ट लेते हो, फिर बाद में उस सारी चीज़ को आप केमिकल क्वेश्चन के फॉर्म में राइट डाउन करते हो। द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ बीन रिटन कीपिंग व्यू दी ऑल दी अबव क्वेश्चन के आप सारे मेंशन अबव। कहते हैं ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं इन सबको माइंड में रखते हुए आपने क्या किया है, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जो ठीक है। जैसे जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको जिंक सल्फेट मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब जिंक किस फॉर्म में लिया है, सॉलिड में। जो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चे ये एक्वस लिया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को लेके उसको पानी में हल करके ना उसका सोल्यूशन लिया हुआ, एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट और आपके पास हाइड्रोजन गैस आ जाती है।
According to the this chemical equation, zinc react with sulfuric acid to give zinc sulfate and hydrogen gas. ये मैंने आपको बताया कि जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपके पास आ जाती है. This chemical equation further tell us the mole ratio not only between the reactants or product but also between the reactants and the products. के इसका भी एक मोल लिया, इसका भी एक मोल. अब यहाँ पे टोटल कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स. और यहाँ पे भी दोनों का एक एक मोल लिया. अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट zinc react with 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of zinc sulfate and 1 mole of hydrogen gas. So total जितने हमारे पास reactants के मोल है वो इक्वल है प्रोडक्ट्स के मोल के इक्वल. समटाइम्स केमिकल रिएक्शन मूव्स बहुत वेज के दोनों साइड्स पे रिएक्शन हो रहे होते हैं, मतलब रिवर्सिबल होता है. आपके पास रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स भी दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट बाद में दोबारा रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहा होता है. इन अदर वर्ड रिएक्टेंट्स गिव बैक टू द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न गिव बैक टू द रिएक्टेंट. वही मैंने आपको बात की कि दोबारा से उसको करवाया जा सकता है. जैसे इसकी एग्जांपल ली जाती है, जैसे पानी को फ्रीज करके बर्फ बना ली जाती है, बर्फ को मेल्ट करवा के पानी ले लिया जाता है. तो ये दोनों तरफ होता है कि पानी से बर्फ भी बन रही होती है, बर्फ से पानी भी. ये इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स आपको प्रोडक्ट्स से और प्रोडक्ट्स आपको रिएक्टेंट्स से, तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. तो रिवर्सिबल रिएक्शन की यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी. ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे पास आपको क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स देते हैं. और प्रोडक्ट्स आपको रिएक्टेंट्स दोबारा दें तो उसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का. ठीक है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों तरफ है तो उसको इस तरह से एरो से शो किया जाता है, एक आगे की तरफ आधा एरो और एक पीछे की तरफ. इसका मतलब है वो रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है, प्रोडक्ट भी दे रहा है और प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट भी दे रहे हैं. तो यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे नाइट्रोजन गैस है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के साथ हमारे पास रिएक्ट कर रही है, तो आपके पास अमोनिया आ रहा है. रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस में आल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन. कहते हैं हमारे पास इसके अलावा कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास आयंस वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग केमिकल इक्वेशन की तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आयंस का मतलब है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, प्लस माइनस. ठीक है, कहते हैं उनको केमिकल इक्वेशन के जरिए भी शो किया जा सकता है. जैसे हमारे पास AgNO3 है, वो NaCl के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं एंड आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, कहते हैं ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हैं, एक तो ये आयनिक है, दूसरा ये दोनों पानी में हल हो जाते हैं. व्हेन दे आर मिक्स इन वाटर, जब इनको पानी में मिक्स किया जाता है, दे रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स. तो वो आपको क्या देते हैं? प्रोडक्ट्स देते हैं. अब ये देखिए हमारे पास जो है ये सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 जब वो रिएक्ट करते हैं NaCl के साथ, तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड आ जाता है. अब ये दोनों एक्वस सोल्यूशन है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को लेके ना पानी में हल किया गया तो उसका एक्वस सोल्यूशन है. इसी तरह से NaCl है, इसको लेके पानी में हल किया गया तो उसका एक्वस सोल्यूशन है. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक तो आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा, साथ में सोडियम के आयंस आ जाएंगे और साथ में नाइट्रेट का आयंस आएगा. अब ये रिएक्शन इस तरह से होता है. कहते हैं सिल्वर क्लोराइड बिंग इनसॉल्युबल, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में ना ये अलग हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल आता है. बाकी हमारे पास साइंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं. अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो देखते हैं. एक्सरसाइज पे आइएगा बच्चे. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल बिफोर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन. ये आपको ना मैंने अभी टॉपिक में इंडिकेट करवाई है कि ये हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप इन माइंड व्हाइल कीपिंग द केमिकल इक्वेशन. ये आपके पास जो सारे के सारे पॉइंट्स है यहाँ तक ही आपने सारे करने हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक आपने ये सारे करने हैं. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा. इसके अलावा आपने बाकी सारे टॉपिक में क्या करना है वो देखते हैं. तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आ जाती है, उसके अलावा रिएक्टेंट्स की आ जाती है, प्रोडक्ट्स की आ जाती है. आप इसको लिख सकते हो, क्वेश्चन के जरिए बता सकते हो. ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, इस सारे में आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल आ सकती है. तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. ठीक है, स्टिल कुछ पूछना होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.